आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करेगा, क्योंकि हर इंसान का गेट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। हो सकता है कि आप कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगे, पर एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करती। जो लोग भी जॉब के साथ भी प्रिपेयर करते हैं उनके लिए मैं वीडियो देखना मस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कम टाइम है गेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, ये वीडियो पक्का देखना। आज हम बातें करने वाले हैं ईशान मिश्रा से। और तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कहाँ से थे, तुम्हारा कौन सा कॉलेज था, और तुमने कितने बार गेट का पेपर अटेम्प्ट किया है, और तुम्हारा अब कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है। हाँ, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। एंड मैंने वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेलोर कैंपस से अपना बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट करी थी। एंड मुझे वहीं से कैंपस प्लेसमेंट मिला था। एंड मैंने गेट 2 बार अटेम्प्ट किया है, 2020 में एंड 2021 में इस साल। और अभी मैं अपना एमटेक कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम में आईटी बॉम्बे से एज अ प्रोजेक्ट आ रहा है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, ईशान ने इससे भी पहले एक इंटरव्यू क्रैक किया है आईआईटी मद्रास का। और ईशान टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन के भी इंटरव्यू राउंड तक गया था। तो बहुत सारी डिस्कशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ईशान, मुझे ये बताओ कि तुमने गेट एग्ज़ाम के बारे में तुम्हें कब पता चला था, और तुमने गेट एग्ज़ाम के बारे में सीरियसनेस से कब प्रिपरेशन स्टार्ट की, कैसी तुम्हारी फर्स्ट अटेम्प्ट की जर्नी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट की। मैंने गेट एग्जाम का तो आई थिंक थर्ड ईयर के आसपास सुना था। थर्ड ईयर या तो सिक्स सेम या सेवन सेम के आसपास सुना था कि गेट एग्जाम करके कुछ होता है। पर कभी आइडिया नहीं था कि होता क्या, गेट एग्जाम में पूछते क्या ये भी नहीं पता था, या किस चीज़ के लिए होता है ये भी नहीं पता था मुझे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था कि मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का सोच रखा था उस समय कि ईएससी करना है। तो मैं पहले जॉब के साथ अराउंड 2019 जून के आसपास, जॉब के जब इंटर्नशिप के एंडिंग में, तो मैंने उस समय ईएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो मैं 6-7 महीने पढ़ाई किया था ईएससी की। एंड उसमें मेरे 240 आए थे प्रीलिम्स में, 2020 जनवरी में जो प्रीलिम्स हुआ था। एंड 245 कट ऑफ हुआ था, क्योंकि आईआरएमएस का वो बना था ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सीट्स कम हो गए थे, तो इसलिए कट ऑफ बढ़ गया था। तो मेरा प्रीलिम्स निकला नहीं था उस समय। एंड अराउंड 4 वीक्स का गैप था, 25 कुछ डेज का गैप था बीच में, ईएससी और गेट 2020 के बीच में। तो मैंने फॉर्म तो भरा था गेट 2020 का कि मैं इसलिए दूंगा कि जज की मेरा लेवल क्या है, कि इंजीनियरिंग सर्विस के प्रिपरेशन से मेरा क्या रैंक आता है गेट 2020 में। तो मैंने इस माइंडसेट से फॉर्म भरा था। एंड मैंने उन 25 दिनों में बस वो जो PYQs मैंने लगाए थे 7-8 साल के, देखने के लिए कि क्या पैटर्न है गेट का, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड को क्या जज करना चाह रहे हैं कैंडिडेट से। क्योंकि ईएससी में काफ़ी इजी सवाल आते हैं एंड बहुत सारे सवाल आते हैं। लाइक आई थिंक 150 क्वेश्चन आते हैं 3 आवर्स में, जबकि यहाँ पे 65 क्वेश्चन आते हैं 3 आवर्स में। तो ऑब्वियसली गेट का हायर लेवल रहता है, तो पैटर्न काफ़ी डिफरेंट होता है। तो मेरा गेट 2020 में 710 रैंक आया था। एंड हाँ, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। एंड हाँ, फिर जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया था मैंने ये वाला। लाइक लॉकडाउन तो था नहीं उस समय, तो ऑफिस जाना पड़ता था डेली, लाइक 5 days a वीक। तो मेरा शेड्यूल ऐसे ही कुछ रहता था कि मैं 5-5:30 तक घर आता था, 5:30 मान लो। एंड 5:30 आने के बाद ऐसे आधा घंटा फ़ोन चला लिया बेड पे। एंड फिर 1-1.5 घंटा 2 घंटा सो लिया था, सो जाता था मैं नैप लेके। फिर उठ के डिनर करके फिर मैं सोने तक मैं आई टू स्टडी। मतलब मान लो मैं 2-2:30 बजे तक डेली पढ़ता था, तो मान लो 9 बजे से 2-2:30 बजे, तो 5 घंटे आई यूज टू मैनेज के दिन में, 5 घंटे वीकडेज पे। और फिर वीकेंड पे तो मतलब अप टू 10 आवर्स तो पढ़ता था मैं वीकेंड पे, लाइक सैटरडे संडे। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का जर्नी है ये वाला। पर जब भी तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम जॉब के साथ ही प्रिपेयर कर रहे थे, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, तो तुम्हें कभी तुम्हारे कलीग्स के साथ टाइम पास करने का, या फिर तुम मोटिवेटेड कैसे रहते थे कि मुझे गेट एग्ज़ाम ही लिखना है, कोई अलग एग्ज़ाम मुझे नहीं लिखना है, मुझे एमबीए सब नहीं लिखना है, मुझे यूएस नहीं जाना है। तुम्हारे लिए गेट क्यों इतना स्पेसिफिक थे तुम, कि तुम मोटिवेटेड थे बहुत ज़्यादा, जॉब के आने के बाद सोना, डिनर करना, उसके बाद टाइम निकालना कि मैं उस घंटे में पढ़ूंगा, ये मोटिवेशन आया कैसे था। ये एक्चुअली थोड़ा फनी इंसिडेंट भी है कि मैंने जी मैट दिया था थर्ड ईयर के एंड में। तब मेरा माइंड सेट था कि टेक्निकल में तो बिल्कुल ही नहीं घुसना है, मतलब एमबीए करना है, क्योंकि यही माइंड था कि एमबीए करके ही लाइफ अच्छी होती है। मतलब थोड़ा था ये, मिथ्स है थोड़ा बहुत, लाइक कॉलेज में भी लोग का थोड़ा माइंड सेट ये रहता है। तो तब मैंने जी मैट दिया था। एंड लाइक प्लेसमेंट होने से पहले एक्चुअली, पर जब प्लेसमेंट हो गया तो फ्रेंड्स ने मुझे मोटिवेट किया था कि
मुझे इंजीनियरिंग सर्विस देना चाहिए बेस्ड ऑन माई अकेडमिक बैकग्राउंड कॉलेज के टाइम से। तो मैंने फिर घर पे भी इसके बारे में अपने पापा से पूछा था कि इंजीनियरिंग सर्विस करके मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में। एंड मैंने सिलेबस भी एक्चुअली स्टडी किया था कि सिलेबस आता क्या है इंजीनियरिंग सर्विस में। तो सिलेबस पढ़ने के बाद लगा कि ये पॉसिबल है, अगर लग के करेंगे तो हो जाएगा। कि जीएस सिर्फ पहले प्रीलिम्स में ही आता है, मेंस और इंटरव्यू में उतना नहीं आता जीएस। तो ये कि जैसे आज से मान लो अगर सिविल सर्विस है तो उसमें तो जीएस बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो इसमें लगा कि अगर एक ही प्रीलिम्स में ही पढ़ना है, एक सेक्शन है बस जीएस का, तो इट्स फाइन, मैनेजेबल है। टेक्निकल पे कॉन्फिडेंस था मेरा। फिर मोटिवेशन का ये था कि जब मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था तब स्टार्टिंग में तो लगा कि क्योंकि एमएनसी जो अच्छा खासा पैकेज था, तो मुझे तो लगा कि यहाँ पे बस बीटेक करके अगर मतलब इतना पैकेज मिल रहा है तो आई डोंट थिंक मास्टर्स करने की कभी नीड है लाइफ में। मतलब यहाँ पे तो मतलब क्यों ही करना है मास्टर्स। फिर कुछ महीने जब हुए इंटर्नशिप में, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे काम कैसा है, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड था। क्योंकि ऐसे कोर प्लेसमेंट्स तो बीटेक वालों को कम ही मिलता है। मतलब जैसे तभी तो मैं एमटेक अभी कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रॉपर प्रोफाइल्स होती हैं कोर में वो एमटेक्स को ही प्रोवाइड या पीएचडीज को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो सीएस ओरिएंटेड जॉब थी मेरी, सॉफ्टवेयर जॉब थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे तो रुक नहीं पाऊंगा। कि मैं मान लो मैं इसी कंपनी में काम करता ना, फिर इसी फील्ड में काम करता रहूँ, तो मान लो 50-60 के एज तक काम करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं 20-30 साल ऐसे ही जॉब में मैं रहूँ। तो मेरा तभी डिसाइड हो गया था कि यहाँ से निकलना तो है। मतलब अब ऑप्शन क्या था कि इंजीनियरिंग सर्विस में सोच के बैठा हुआ था उस समय, और मैं गेट का तो थॉट रखा ही नहीं था उस समय। तो मैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ही मोटिवेटेड था कि इंजीनियरिंग सर्विस करना है। एंड यही मोटिवेशनल वाली चीज़ थी कि मेरा ड्राइव था कि क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा इस पर्टिकुलर डोमेन में। मतलब मुझे कोर में इंटरेस्ट था, और अगर कोर की जॉब नहीं है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लाइक कुछ लोग का होता है कि वो जिस फील्ड में घुसते हैं वो वहाँ पे अपना पैशन ढूंढ लेते हैं, पर मैं उन टाइप में नहीं आता, उस ग्रुप में नहीं आता। मैं ऐसा हूँ कि अगर मेरा कुछ पैशन है किसी चीज़ में, मैं फिर उसी चीज़ में एक्सेल कर सकता हूँ और किसी चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं कि जैसे ब्रांच में भी कुछ लोग कोई भी ब्रांच उठा लेते हैं कि वो ब्रांच उठाने के बाद हम वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे, पर मेरा वैसा नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं है पहले से तो मैं नहीं कर पाऊँगा वो। तो ऐसी सिचुएशन थी मेरी कि वो इंटरेस्ट था नहीं उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में। तो मैं समझ गया था कि मैं यहाँ पे एक एवरेज एम्प्लॉय बनकर रह जाऊँगा लाइफ टाइम। तो तुम्हारे हिसाब से अगर किसी को मोटिवेशन की तलाश बाहर की दुनिया में, तो खुद को पहले पूछना चाहिए कि जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हें आगे कैसे लेके जाएगा। मतलब तुम जो सोचते हो कि मुझे लाइफ में ये करना है, या फिर मैं ऐसा देखना चाहता हूँ आगे खुद को लाइफ में, मैं जॉब कर रहा हूँ वो मैं अगले 10 साल के लिए भी करना पसंद करूँगा कि नहीं। ये सवाल अगर खुद से पूछोगे तुम हाईली मोटिवेटेड हो जाओगे, तुम्हें आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, या फिर ये कर सकते हो चल जाएगा। सारे क्वेश्चंस खुद के पास ही है। हो सकता है कि किसी इंसान के लिए वो सॉफ्टवेयर जॉब बेस्ट भी हो, पर तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं थी। तो खुद को पूछो। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें टेक्निकली बहुत ज़्यादा तुम स्ट्रांग हो या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट है, पर सेकेंड अटेम्प्ट में तुमने क्या क्या मॉडिफाई किया, तुम्हारा क्या प्लान था कि मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में ये सारी चीज़ें करनी है, क्या प्लान क्या था सेकेंड अटेम्प्ट के लिए? सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने जब गेट 2020 दिया था तो मैंने फिर रिकन्सिडर किया था कि क्योंकि मुझे गेट जो वो 25 दिन जो था बीच में, जब मैं वो प्रिपरेशन कर रहा था 25 दिन गेट के लिए, मुझे उसमें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि यार गेट का जो पैटर्न है वो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है कंपेयर टू इंजीनियरिंग सर्विस। क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा कंसेप्चुअल, जबकि इंजीनियरिंग सर्विस में ज़्यादा मतलब रटना पड़ता है काफ़ी, और ईजी सा रहता है। तो मुझे गेट की पढ़ाई में ज़्यादा मज़े आते थे। तो मैंने फिर वापस से ये कंसिडर किया कि क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं एमटेक के थ्रू एंड मैं इंजीनियरिंग पूछ सर्विस रहा के हूँ कि थ्रू। तुमने क्या तुम्हारी प्रिपरेशन में चेंजेस लाने के बारे में सोचा, क्या प्लान क्या था? अच्छा। तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें एमटेक करना है, तुमने बता दिया मुझे। अब मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या तुमने मॉडिफिकेशन लाए, मैं इस साल करूँगा ताकि मेरा एक बेटर रैंक आ सके। हाँ, तो गेट 2020 के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे गेट 2021 देना है, ईएससी नहीं देना है। तो मैंने सबसे पहले जो वीक पॉइंट्स है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है सिलेबस में, काफ़ी कंसेप्ट में, लेकिन ईडीसी जैसे देख लो, ईडीसी ईएससी में बिल्कुल ही अलग आता है और गेट में एकदम ही हाई लेवल पे आता है। सिमिलरली कम्युनिकेशंस भी बहुत हाई लेवल पे आता है, सिग्नल सिस्टम भी बहुत हाई लेवल पे आता है कंपेयर टू इंजीनियरिंग सर्विस। तो काफ़ी कंसेप्ट्स और टॉपिक्स थे जो मुझे अलग से पढ़ने थे, जो मैं गेट 2020 के लिए नहीं पढ़ पाया था। तो मैंने पहले 2-3 महीने
2-3 महीने तो नहीं, अब 1.5-2 महीने मान लो, 1.5-2 महीने मैंने सिर्फ वीक टॉपिक्स जो थे, मैंने पूरा एक शीट बनाया था कि मेरे 2020 गेट में किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए एंड किस चैप्टर में मेरे नंबर कटे। तो मैंने उस हिसाब से अपना वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए एंड मैंने उन्हीं वीक पॉइंट्स को रेक्टिफाई किए अपने 2021 के प्रिपरेशन के लिए। तो ये लॉकडाउन के स्टार्टिंग का टाइम था जब मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था अपना 2021 का प्रिपरेशन रिज्यूम करके जब किया था। तो मैंने अप्रैल और मई में मोरलेस अपने वीक पॉइंट्स कवर अप किए थे एंड फिर उसके बाद जून ऑनवर्ड्स मैंने एक फुल फ्लैश रिविजन किया था, मतलब एकदम बेसिक ऑफ नेटवर्क से कि रजिस्टर क्या होता है, वहाँ से मैंने वापस से पूरा रिविजन स्टार्ट किया। एंड आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप रिवाइज करो ना, बेसिक से हमेशा रिवाइज किया करो। जैसे लोग क्या होता है कि आप मान लो नेटवर्क थ्योरी आपको मास्टरी है तो एकदम रिवाइज करेंगे एकदम ही हाई लेवल क्वेश्चन के साथ। आई थिंक जब भी आप इनिशियल स्टेज में जब रिवाइज कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज रिवाइज एकदम बेसिक से। जैसे भले ही मैंने नेटवर्क थ्योरी के सारे PYQs लगा दिए, तो जब मैं रिवाइज नेटवर्क थ्योरी को करता था मैं फिर भी फर्स्ट टॉपिक से आता था कि रजिस्टर क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट पे ग्रिप बनाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे आप सिग्नल सिस्टम में स्पेशली मान लो आप एकदम प्रो हो सिग्नल्स में, पर फिर भी जब आप रिवाइज करो आप पढ़ोगे डेल्टा क्या होता है, इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, यूनिट स्टेप क्या होता है, शिफ्टिंग और स्केलिंग कैसे होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो तुम बताना चाहते हो कि प्रिपरेशन जब करते हो तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है इंडिविजुअल टॉपिक्स में हर, पर रिवीजन एक मौका होता है उस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में समझने का, या फिर किस तरह से सब्जेक्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड है। जबकि लोग रिवीजन एक तो सरफेस लेवल पे करने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा अभी एडवांस टॉपिक्स करेंगे या फिर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स करेंगे। जबकि रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन तुम्हारे हिसाब से बेसिक्स से होनी चाहिए, तो तुम सब्जेक्ट में सेंस बना पाओगे और अच्छी तरीके से। हो सकता है तुम्हारा स्ट्रांग हो, उसे और स्ट्रांग करने का रिवीजन ही एक तरीका है, फर्स्ट रिवीजन, राइट। और रिवीजन कैसी करनी चाहिए, मतलब नोटबुक से करनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने बार एक इंसान को सॉल्व करना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखना क्या चाहिए, क्या लर्निंग मिलनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से? और तुम्हारे हिसाब से मटेरियल की तलाश में बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, सफिशिएंट मटेरियल जानना है, तो तुम्हारे हिसाब से बता सकते हो कि गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सफिशिएंट मटेरियल क्या होगा? हाँ, मैं पहले रिवीजन वाला क्वेश्चन आंसर करता हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। तो मैं अपना बताता हूँ। तो मैं जब इनिशियली फर्स्ट टाइम जो PYQs लगा रहा था, तो मैंने जैसे मान लो नेटवर्क थियोरी है, तो मैंने नेटवर्क थियोरी के सारे PYQs लगा दिए और जो जो मीडियम लेवल या फिर ट्रिकी या जो नहीं बने टफ क्वेश्चंस उनको मैं सर्कल करता था एंड मैं आगे बढ़ता था। फिर जैसे मान लो टू पोर्ट नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क मैंने सारे PYQs लगाए। फिर जो मैं सर्कल करता था क्वेश्चंस को टू पोर्ट नेटवर्क में, तो मैं टू पोर्ट नेटवर्क खत्म होने के बाद उन्हीं सर्कल क्वेश्चंस को ही लगाता था, ताकि एक मतलब वो वापस से मतलब वो बैठ जाए दिमाग में वो कंसेप्ट जो मैंने पढ़ा है। फिर उसके बाद जब मैंने पूरा नेटवर्क थियरी कंप्लीट कर लिया फर्स्ट टाइम में, फिर मैं पूरा नेटवर्क थियरी में जितने भी सर्कल क्वेश्चंस थे फिर वो लगाता था। तो ऐसे मेरे सर्कल क्वेश्चंस के एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में हो गए चैप्टर वाइज, फिर थर्ड अटेम्प्ट में सर्कल क्वेश्चन हो गए जब सब्जेक्ट वाइज हो रहे हैं। फिर मान लो आपने सब्जेक्ट वाइज जब आप वो PYQ लगा रहे हो रिवीजन में, तो उसमें अगर आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है वापस से इजीली, तो उसको मतलब वो सर्कल वाला चीज़ हटा देना है। फिर मतलब उसको फिर एज अ सर्कल क्वेश्चन या स्टार मार्क क्वेश्चन नहीं रखना है, क्योंकि वो आपसे भी बनने मतलब स्टार्ट हो गया है वो क्वेश्चन, तो वो आपका कंसेप्ट उस लेवल पे आ गया है। एंड रिवीजन के लिए ऑल्सो मैं क्लास के नोट्स रेफर करता था अपने, तो मैं क्लास नोट्स एंड PYQs मेनली रेफर करता था, बेसिकली सॉल्व एग्जाम्पल्स। मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं घुसता था क्वेश्चंस के, सॉरी सब्जेक्ट्स के। थ्योरी आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर मतलब बीटेक में जैसे हम पढ़ते थे तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है ये सब में बेसिक। अगर आपका वीक है तो आप रेफर कर सकते हो। मेरा कॉलेज के टाइम से थ्योरेटिकल कंसेप्ट सही था, तो मुझे उतना थ्योरी में घुसने का नीड नहीं था, तो मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे फोकस करता था। एंड हाँ, फिर मटेरियल का जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, तो मटेरियल के लिए आई थिंक PYQ से बेटर कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि जो क्वेश्चंस गेट में आए उससे ज़्यादा ऑथेंटिक या रेलेवेंट क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे काफ़ी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के बुकलेट्स आते हैं, क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, तो वो उनको लगाने में लग जाते हैं। तो भैया पहले PYQ सारे लगा दो। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप ECEEIN के जो कॉमन 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके आप सारे PYQs लगा लो। फिर आप टेस्ट सीरीज लगा लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कहाँ आते हैं, या तो वो कोचिंग वाले अपने बुक से उठा के देते हैं या फिर
जैसे नेटवर्क थियरी में जैसे साडिको के बैक एक्सरसाइज जैसे सॉल्व एग्जाम्पल्स उठा के देते हैं, तो जो टेस्ट सीरीज में जो बंच ऑफ या कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होता है वो ऑलरेडी जो ऑथर वाले बुक्स हैं उनके अच्छे क्वेश्चन ही होते हैं टेस्ट सीरीज में, या फिर जो बुक्स से जो रेलेवेंट क्वेश्चन है फॉर गेट वहीं से वो क्वेश्चन उठा के देते हैं। तो आप अलग से बुक उठा के आप खरीदो और सॉल्व करो, कोई नीड नहीं, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज में और सिमिलर क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं। तो आई थिंक अब क्या क्वेश्चन का सोर्स होना चाहिए सारे PYQs ECEE के, जैसे मैं इसी का हूँ, एंड मैथ्स एंड एप्टी के लिए सारे ब्रांचेस के लिए। तो तुम्हारे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी तुम्हारे सिमिलर ब्रांच है, तुम्हारे ब्रांच से रिलेटेड, उस सारे ब्रांचेस के लगाओ। और हो सकता है तुमने भी जैसे मुझे बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते करते हो सकता है तुम्हारे पास टाइम भी ना बचे, प्रीवियस ईयर को तो क्वेश्चन तो सॉल्व करो एटलीस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल की तलाश में मत रहो, इतना ज़्यादा मटेरियल जमा करके रखो उसमें कुछ मीनिंग नहीं है, जितना है वो भी पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में करना एक साल में इनफैक्ट। और इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि तुम्हारे हिसाब से गेट एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट पे फोकस करती है, ठीक है, एप्टीट्यूड पे फोकस करती है, ठीक है, पर गेट एग्ज़ाम का दिन कैसा होता है मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हो। और मैं जो भी एग्जांपल दिया था एक अपनी वीडियो में कि एक इंसान था जो मैं सोचता हूँ एक बहुत ही अच्छा रैंक अचीव करने का उसका पोटेंशियल था, वो यही इंसान था। तो तुम्हें ये इंसान बता सकता है अभी कि वो कैसी फीलिंग होती है गेट एग्ज़ाम में जाने के बाद, जाने से पहले। वो दिन बताओ, एक दिन पहले का और उस दिन का। हाँ, तो मैं 2 दिन पहले का बताता हूँ। तो संडे को EC का पेपर था एंड फ्राइडे को मैंने अपना लास्ट मॉक टेस्ट प्लान किया था कि मैं फ्राइडे को अपना लास्ट मॉक दूंगा एंड सैटरडे को चिल मारूंगा, मतलब काम माइंड रखूंगा अपना, एंड फिर संडे को पेपर दूंगा लाइक जो भी मतलब अच्छे से। तो मैंने फ्राइडे को मेडी जी का लास्ट मॉक दिया था जो मॉक 4 करके होता है, तो मेरी इसमें 5th रैंक आई थी। तो मेरी कंसिस्टेंटली टॉप 10 टॉप 20 में आ रही थी सारे टेस्ट सीरीज़ में फुल लेंथ में। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि यही मोमेंटम गेट के दिन भी रहेगा। तो फ्राइडे को जब रैंक आया था तो मैं खुश था कि चलो एटलीस्ट आखिरी मॉक गंदा नहीं हुआ, तो वरना अगर आप मान लो आखिरी मॉक गंदा होता है तो डिमोटिवेशन वैसे आ जाएगा कि ये क्या हो गया एंड में। तो वो अच्छा गया तो मैं खुश था। फिर अगले दिन आयन का पेपर हुआ था सैटरडे को। तो आयन का पेपर थोड़ा इजी सा आया था, मतलब कोर मुझे आयन का कोर का तो नहीं पता, पर जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी इजी टू मीडियम के रेंज में ही आए थे, जैसे नेटवर्क, डिजिटल, सिग्नल्स वगैरह। तो वो पेपर देखे तो मैं एकदम ही एनर्जेटिक हो गया कि यार ऐसा पेपर कल आ गया तो फिर तो फोड़ ही देंगे। फिर जब EC का पेपर फिर मैं रिवाइज कर रहा था ऐसे शाम को अपने शॉर्ट में जो माइक्रो नोट्स टाइप के थे, तो मैं उनको रिवाइज कर रहा था। एंड फिर जब सोने गया तो मुझे नींद आ ही नहीं रही थी उस रात। तो पता नहीं क्या हो रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कंटिन्यूसली कि मैं सो जाऊँ, पर पता नहीं फॉर सम रैंडम रीज़न नींद आ ही नहीं रही थी उस दिन। एंड सुबह के 8 बज गए थे एंड मैं तब तक सोया ही नहीं था पूरी रात। और फिर मम्मी उठ गई थी पूरी रात सो के, फिर वो कमरे में आई थी, फिर मैं उठ के मम्मी को देख रहा था। फिर मम्मी को बोला कि मम्मी मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूँ। फिर मम्मी भी क्या बोलेंगे उस समय, क्योंकि 3-4 घंटे बच्चे एग्जाम के लिए मतलब निकलने के लिए, और ये पूरी रात सोया ही नहीं है। तो मम्मी ने भी बोला कि अभी तुम बस आँख बंद करके लेट जाओ और कुछ मत सोचो अभी, मतलब कुछ क्या ही कर सकते हैं अभी। तो फिर मैंने वही किया, मैं ट्राई किया सोने का। फिर अराउंड 8:30-9 बजे मेरी आँख लगी एंड मैं फिर 12-12:30 बजे उठा, 3 घंटे के आसपास सो के। फिर मैं उठा, फिर इलेक्ट्रिकल का पेपर जस्ट ख़त्म ही हुआ था आई थिंक संडे को। तो वो सब मतलब सोशल मीडिया पे वही सब डिस्कस हो रहा था कि इलेक्ट्रिकल में क्या आया। तो मैंने वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट था कि ये क्या हो गया, मतलब इतना पूरे साल मेहनत करने पे आखिरी दिन में सो ही नहीं पाया पेपर के पहले। तो मैंने फिर इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पे ध्यान दिया ही नहीं कि क्या है उनके पेपर में, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो मैं बस अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट किया कि मैं कुछ ना कुछ करके अपने आप को कूल डाउन करूँ। एंड फिर मैं पेपर देने गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का ही, फिर आफ्टरनून स्लॉट में। फिर जब पेपर स्टार्ट हुआ तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी था ड्यूरिंग मॉक टेस्ट की, मैं 2 मार्क्स से स्टार्ट करता था, लाइक 26 क्वेश्चन से। तो मैंने वही किया, मैंने पेपर जैसे ही स्टार्ट हो मैं सीधा 26 पे क्लिक किया। एंड पहले 3-4 क्वेश्चन बने नहीं, मतलब बनने लायक तो थे पर लेंदी थे काफ़ी। तो ऐसे तो मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइप के क्वेश्चंस भरे पड़े होंगे पेपर में। जैसे यूजुअली टिपिकल पेपर में ऐसे जो टफ क्वेश्चंस होते हैं 5, 6, 7, 8,
मतलब 10 के ऊपर तो कभी नहीं होते, 5 6 7 के रेंज में ही रहते हैं। क्या? हाँ, हाँ भाई। तो जब स्टार्ट किया पेपर तब तो मुझे क्लिक नहीं हुआ कि पहले 3 4, ये तो इतना एक्सपीरियंस हो गया था मॉक टेस्ट देखे कि अगर 3 4 स्टार्टिंग में नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, बाकी का पेपर बन जाएगा। तो ऐसे 3 4 बने नहीं, फिर ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन दिखने लग गए कि लेंदी और थोड़ा ट्रिकी वाले। तो फिर जब मैं करीब 45 50 क्वेश्चन पे गया तब मुझे दिखाई दिया, मैंने गौर किया कि यार अभी तक MSQ भी नहीं आया, और अभी तक हाँ, जब मैं MSQ के लिए देख रहा था कि MSQ मतलब कोई क्वेश्चन हो कि ना हो, मैं चेक कर रहा था, फिर मैंने देखा कि 45 50 क्वेश्चन में एक 1 मार्क का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे उन्होंने 2 मार्क्स से 1 मार्क पूरा जंबल कर लिया है। तो मान लो 26 से मान लो 50 तक 25 क्वेश्चन है, 25 से मान लो मैंने 15 अटेम्प्ट किए हैं। तब मुझे यही नहीं पता कि वो 15 क्वेश्चन 1 मार्क है कि 2 मार्क है। तो मुझे पता ही नहीं कि मैंने 15 मार्क इकट्ठे किए हैं अपने, कि 30 नंबर इकट्ठे किए हैं, कि 20 की 25। तो ये चीज़ मुझे एट दैट मोमेंट काफ़ी हिट करा कि मतलब पूरा स्ट्रैटेजी और पूरा जो माइंडसेट था वो मेरा काफ़ी बिगड़ गया था एट दैट पॉइंट, कि हो क्या रहा है पेपर में, मतलब काफ़ी क्वेश्चन लेंदी हैं एंड पूरा जम्बल्ड है, MSQ भी नहीं है। तो जो मैं प्लान करके चला था पेपर के लिए सब कुछ उसके अगेंस्ट हो रहा था उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। फिर वही था, फिर मैं अटेम्प्ट करता गया, क्वेश्चंस बन रहे थे, क्वेश्चंस लाइक 2 आवर्स तक जो बनने लायक क्वेश्चन थे सब बन रहे थे। फिर जो लास्ट का 1 आवर 15 मिनट्स मान लो, उसमें 20 21 क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे। इतना मैंने मेरा कंसेप्ट बना लिया था कि मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ क्वेश्चंस को, पर प्रॉब्लम ये था कि टाइम कम था एंड मैं पेपर के पहले से ही मैं अंडर 50 का एक माइंडसेट बना के चल रहा था कि अंडर 50 रैंक लाना है। तो मेरा टारगेट सा हो गया कि मुझे 20 21 क्वेश्चन में से 15 तो अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एट दैट मोमेंट तो उतना दिमाग चलता नहीं है कि वो रियलाइज़ हो कि यार पेपर बहुत टफ है, 20 में से अगर 5 भी कर ले तो वो बहुत एडवांटेजेस होंगे। पर मेरा दिमाग कह रहा था कि भाई 10 15 तो करने ही करना है इन 20 में से। एंड उसके चक्कर में मैं फिर फिल्टर करने में लग गया क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन में कौन से 10 15 मोस्ट एफिशिएंट क्वेश्चंस होंगे। तो वो एफिशिएंट क्वेश्चंस ढूंढने में मेरा पूरा 1 घंटा निकल गया, और आई थिंक 2 3 क्वेश्चन बने होंगे उन 20 में से एंड में। तो फिर वही था कि पेपर फिर बिगड़ गया मेरा। फिर जब डिस्कशन हो रहा था लाइक बाद में गेट के बाद सॉल्यूशंस निकले, तब रियलाइज़ हो कि काफ़ी जगह कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं, एंड जो भी मैंने मॉक टेस्ट्स में प्रैक्टिस किया था या फिर एक्सपीरियंस से सीखा था वो कुछ गेट एग्ज़ाम के दिन काम नहीं आया। तो थैंक यू ईशान हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और मुझे पक्का पता है कि इस वीडियो से बहुत सारे लोग को हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स अपना टाइम देने के लिए।